नमस्कार। नमस्कार। आज हम उत्तराखंड के इतिहास के पन्नों में दफन एक ऐसे दौर की बात करेंगे जो चला तो सिर्फ 25 साल, लेकिन जिसकी दहशत, जिसकी कहानियां आज भी वहां के लोगों की यादों में जिंदा हैं। हम बात कर रहे हैं 1790 से 1815 के बीच के गोरखा शासन की। जिसे इतिहास की किताबें तो एक नाम देती हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे सिर्फ एक शब्द से जानते हैं, गोरखियाली। हाँ, हमारे सामने जो स्रोत हैं वो इस दौर का एक बहुत गहरा विश्लेषण करते हैं, और आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि ये शब्द गोरखियाली सिर्फ एक शासन का नाम क्यों नहीं है, बल्कि ये क्रूरता और आतंक का दूसरा नाम कैसे बन गया। और ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि कैसे किसी हुकूमत की नीतियां लोगों के जहन पर, उनकी सामूहिक याददाश्त पर एक ऐसी गहरी और दर्दनाक छाप छोड़ सकती हैं जो सदियों तक नहीं मिटती हैं। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। गोरखाओं के आने से ठीक पहले उत्तराखंड में चल क्या रहा था? मतलब ऐसा क्या हुआ कि एक बाहरी ताकत के लिए दरवाजे इतने आसानी से खुल गए? देखिए, 18वीं सदी का जो अंत था वो उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही उथल-पुथल वाला समय था। अच्छा। कुमाऊं में चंद राजाओं का शासन था और गढ़वाल में पंवार राजाओं का, और दोनों ही राजघराने आप कह सकते हैं अंदर से खोखले हो चुके थे। मतलब दरबारी साजिशें और वो सब। हाँ, दरबारी साजिशें, आपसी लड़ाइयाँ, कमजोर नेतृत्व, इन सब ने उनकी ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तो घर के अंदर ही इतनी कमजोरी थी कि बाहरी हमले को रोक पाना नामुमकिन सा हो गया था। बिल्कुल, एक तरह का राजनीतिक खालीपन, एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया था। और इतिहास गवाह है, जब भी ऐसी स्थिति बनती है कोई न कोई बाहरी ताकत उसे भरने जरूर आती है। और यहाँ वो ताकत नेपाल के गोरखा थे। हाँ, जो उस वक्त अपनी सीमाओं को तेजी से बढ़ा रहे थे। तो ये आक्रमण हुआ कैसे? क्या ये एक लंबी लड़ाई थी? नहीं, कुमाऊं पर कब्जा तो बहुत तेजी से हुआ। 1790 में नेपाल के राजा रणबहादुर शाह की फौज ने हमला किया और सदियों पुरानी चंद्राच्छाई को एक ही झटके में उखाड़ फेंका। एक ही झटके में? हाँ, कुमाऊं उनकी मुट्ठी में आ गया। और गढ़वाल? वहां तो पंवार राजा थे। गढ़वाल पर कब्जा करने में उन्हें थोड़ा वक्त लगा। उन्होंने कोशिश की, लेकिन गढ़वाल के राजा मजबूती से टिके रहे। लेकिन फिर 1803 में गढ़वाल में एक भयानक भूकंप आया। ओहो! उस भूकंप ने पूरे राज्य को तबाह कर दिया, और इसी तबाही का फायदा उठाकर गोरखाओं ने फिर हमला किया। और आखिरी लड़ाई हुई खुड़बुड़ा में। हाँ, 1804 में देहरादून के पास खुड़बुड़ा के मैदान में। वही निर्णायक लड़ाई थी। इस लड़ाई का जिक्र बहुत आता है क्योंकि इसी लड़ाई ने गढ़वाल का भविष्य तय कर दिया। गोरखा सेनापति अमर सिंह थाबा के सामने गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह लड़ रहे थे, और लड़ते लड़ते वो मारे गए। और उनकी हार के साथ ही पूरे उत्तराखंड पर गोरखाओं का कब्जा हो गया। हाँ, गढ़वाल के लोग आज भी उस दौर को 12 साल की गोरखा विपत्ति कहकर याद करते हैं। और यहीं पर वो शब्द आता है, गोरखियाली। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब लोगों ने अपने शासकों को सिर्फ गोरखा नहीं कहा, बल्कि उनके शासन को घृणित या क्रूर के तौर पर अपनी भाषा में ही कोड कर दिया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये तो रोजमर्रा की बातचीत में ही एक तरह का विरोध बन गया होगा। हाँ, गोरख्याली या गोरख्याल का सीधा मतलब है गोरखाओं का घृणित शासन। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक एहसास है, एक सामूहिक दर्द है जो भाषा का हिस्सा बन गया। जब कोई समाज अपने शासकों को ऐसा नाम देता है तो समझ लीजिए कि जुल्म अपनी इंतहा पर था। ये उस दौर के गहरे मनोवैज्ञानिक आघात का सबसे बड़ा सबूत है। तो उन्होंने ऐसा क्या किया कि लोगों के मन में इतनी नफरत भर गई? पारंपरिक राजशाही को खत्म करने के बाद उन्होंने किस तरह का शासन लागू किया? उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसका मकसद सिर्फ 2 चीजें थीं, ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूलना और फौज का दबदबा बनाए रखना। मतलब पूरी तरह से एक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ा अधिकारी सूबेदार या सुब्बा कहलाता था। कुमाऊं का पहला सूबेदार जोगामल शाह था और आखिरी बम शाह। और स्थानीय स्तर पर क्या बदलाव किए, जैसे गांव की पंचायतें, मुखिया, उनका क्या हुआ? सब खत्म कर दिया गया। सब? हाँ, उत्तराखंड की जो पारंपरिक व्यवस्था थी, जहां गांव के मुखिया या ग्राम सभाएं लोगों की बात सुनती थीं, उसे पूरी तरह से भंग कर दिया गया। अब लोगों के पास अपनी शिकायत लेकर जाने के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। अच्छा। सूबेदार जो चाहता था वो करता था। पूरी व्यवस्था ही शोषण करने के लिए डिजाइन की गई थी। और इस शोषण का सबसे बड़ा हथियार, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, वो थी बेगार प्रथा। हाँ, बेगार। ये जबरन मजदूरी पहले भी होती थी, लेकिन गोरखाओं के दौर में इसका रूप इतना क्रूर कैसे हो गया? बेगार यानी बिना पैसे के जबरदस्ती काम करवाना,
ये प्रथा पुरानी जरूर थी, लेकिन गोरखाओं ने इसे एक संगठित और बहुत ही क्रूर हथियार बना लिया। कैसे? लोगों को फौज का सामान ढोने, सड़कें बनाने, छावनियां बनाने, इन सब कामों में झोंक दिया जाता था। आप सोचिए, किसान जिसका पूरा परिवार उसकी खेती पर निर्भर है, उसे महीनों के लिए घर से उठा लिया जाता था। और इसका सबसे बुरा असर तो यकीनन गरीबों पर ही पड़ता होगा। बिल्कुल। यहाँ एक और बहुत बड़ा अन्याय था। जो अमीर लोग थे या ऊंची जाति के थे, वो बच जाते होंगे। हाँ, वो गांव के मुखिया को घूस देकर या थोड़ा पैसा देकर बेगार रजिस्टर से अपना नाम कटवा लेते थे। अच्छा, तो सारा बोझ फिर से उन्हीं लोगों पर आ जाता था जिनके पास पहले से ही कुछ नहीं है। ठीक यही होता था। गरीब और ग्रामीण जनता पर दोहरी मार पड़ती थी। एक तरफ गोरखा शासक और दूसरी तरफ उन्हीं के समाज के अमीर लोग। ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया था कि इसी बेगार प्रथा के खिलाफ बाद में अंग्रेजों के जमाने में उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा कुली बेगार आंदोलन हुआ, जिसकी जड़ें इसी गोरख्याली दौर में थी। स्रोतों में तो लगभग 28 तरह के टैक्स का जिक्र है। टैक्स की फौज, ये बिल्कुल सही शब्द है इसके लिए। हाँ। कुमाऊं के पहले सूबेदार जोगामल शाह ने पहला भू बंदोबस्त कराया और वहीं से इन क्रूर करों की शुरुआत हुई। ये टैक्स लोगों की जिंदगी के हर पहलू पर लगे थे। आप शादी कर रहे हैं, टैक्स दो। आपके घर उत्सव है, टैक्स दो। मतलब आप जिंदा हैं तो भी टैक्स दो? बिल्कुल। कुछ ऐसे टैक्स के उदाहरण हैं जो इस क्रूरता को साफ साफ दिखाते हो? हाँ, कई हैं। जैसे एक था मांगा कर। मांगा कर। हाँ, जब भी गोरखा सेना को युद्ध के लिए पैसों की जरूरत पड़ती, वो जनता पर ये टैक्स डाल देते थे। ये एक तरह की मनमानी और तत्काल वसूली थी। अच्छा। फिर एक था सूनिया फागुन, जो शासकों के त्योहारों और उत्सवों का खर्च उठाने के लिए था। इसमें लोगों को सिर्फ पैसा नहीं बल्कि भैंस या बकरे भी देने पड़ते थे। मतलब राजा के जश्न का बोझ भी जनता ही उठाए। और तो और मिजहारी कर नाम का एक टैक्स था जो ब्राह्मणों और जगरिया मतलब स्थानीय पुजारियों पर लगाया गया था, जिन्हें पहले करों से छूट मिली भी थी। तो ये सिर्फ पैसा वसूलना नहीं था, ये तो स्थानीय सामाजिक ताने बाने पर भी एक तरह का हमला था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा अमानवीय लगता है वो है रहता कर। इसका क्या मतलब था? रहता कर गोरखा अत्याचार का सबसे घिनौना चेहरा था। ये उन लोगों पर लगाया जाता था जो इस जुल्म और शोषण से तंग आकर अपना गांव, अपनी जमीन छोड़कर भागने की कोशिश करते थे। हाँ, भागने की कोशिश करते थे। एक मिनट, मतलब अगर कोई इस नर्क से भागने की कोशिश करे तो उसे सजा के तौर पे टैक्स देना पड़ता था? हाँ, ये एक तरह का जुर्माना था। ये लोगों को उनकी बदहाली में कैद रखने का एक तरीका था। आप सोचिए उस शासन की मानसिकता जो लोगों को भागने भी नहीं देना चाहती थी। ये सिर्फ एक टैक्स नहीं था, ये तो लोगों की आजाद होने की इच्छा पर, उनके आत्मसम्मान पर हमला था। बिल्कुल। अगर प्रशासन और टैक्स सिस्टम इतना दमनकारी था तो मैं सोच सकती हूँ कि न्याय प्रणाली कैसी रही होगी। स्रोतों में इसे दिव्य या अग्नि परीक्षा पर आधारित बताया गया है, जो सुनने में ही बहुत डरावना लगता है। डरावना, ये भयानक था। गोरखा न्याय प्रणाली का मकसद सच का पता लगाना था ही नहीं। इसका एक ही मकसद था, समाज में खौफ पैदा करना। खौफ? हाँ, ये पूरी तरह से अंधविश्वास और क्रूरता पर आधारित थी। अभियुक्त को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ऐसी शारीरिक यातनाओं से गुजरना पड़ता था जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके पीछे कोई प्रशासनिक तर्क भी था क्या? गोरखा शासक ये मानते थे कि इतने विद्रोही और मुश्किल पहाड़ी इलाके पर सिर्फ खौफ के जरिए ही काबू पाया जा सकता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। उनका तर्क शायद यही था। उन्हें लगता था कि स्थानीय लोग आसानी से काबू में नहीं आएंगे, इसलिए डर ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर न्याय के नाम पर खौफ फैलाया जाए तो लोग अपराध करने या विद्रोह करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो उनकी नज़र में ये लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का एक कारगर तरीका था, भले ही क्रूर हो। हाँ, एक तरह से। तो ये दिव्य परीक्षण होते कैसे थे? जैसे कढ़ाई डीप का जिक्र है, जहां उबलते तेल में हाथ डालने को कहा जाता था। ये तो सरासर टॉर्चर है। बिल्कुल, और यही तो मुद्दा है। कढ़ाई दीप में एक बड़े बर्तन में तेल या घी उबाला जाता था और अभियुक्त को उसमें हाथ डालकर एक सिक्का निकालना होता था। और मान्यता ये थी कि अगर वो निर्दोष है तो उसका हाथ नहीं जलेगा। हाँ, ये तो शारीरिक रूप से ही असंभव है, मतलब जलना तो तय है। बिल्कुल, बचना नामुमकिन था। देहरादून के गुरु राम राय दरबार के महंत, जो एक बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, उन पर भी एक मुकदमा चला और उन्हें भी इस परीक्षा से गुजरने का हुक्म हुआ। तो क्या उन्हें ये करना पड़ा? उन्होंने किसी तरह भारी जुर्माना देकर अपनी जान बचाई।
ये दिखाता है कि ये प्रणाली किसी का लिहाज नहीं करती थी। और भी ऐसे तरीके थे? हाँ, कई थे। एक था गोला द्वीप, जिसमें लोहे की एक गर्म छड़ को हाथ में पकड़कर कुछ कदम चलना होता था। हे भगवान! एक था जहर द्वीप, जिसमें मुकदमा करने वाले और जिस पर मुकदमा हुआ है दोनों को जहर खिलाया जाता था। जिसकी मौत हो गई वो दोषी। और एक जलदीप भी था? हाँ, पानी पर आधारित एक परीक्षण, जिसे सबसे अमानवीय माना जाता था। मतलब बचने का कोई रास्ता ही नहीं था? बिल्कुल नहीं। मकसद सजा देना था, न्याय करना नहीं। और इसका असर भी हुआ। अपराधों में भारी कमी आ गई। लेकिन ये किसी अच्छे समाज की निशानी नहीं थी। ये उस गहरे आतंक का नतीजा था जो उन्होंने फैला रखा था। डर ही उनका शासन चलाने का मुख्य औजार था। हाँ। तो इस क्रूर शासन का अंत कैसे हुआ? जाहिर है स्थानीय लोग तो इतने दबे हुए थे कि संगठित विद्रोह करना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा होगा। इसका अंत एक बाहरी ताकत के दखल से हुआ। गोरखा अपनी जीत के नशे में लगातार अपनी सीमाओं को बढ़ा रहे थे। उनकी ये विस्तारवादी नीति उन्हें सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों से टकराव में ले आई। अंग्रेजों को अपनी सीमाओं पर एक और आक्रामक ताकत बर्दाश्त नहीं थी। तो युद्ध हुआ? हाँ, इसी टकराव का नतीजा था 1814-1816 का एंग्लो गोरखा युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेजों ने गोरखाओं को निर्णायक रूप से हरा दिया और उन्हें उत्तराखंड से बाहर खदेड़ दिया। और फिर हुई सुगौली की संधि, जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, 1816 में सुगौली की संधि हुई, जिसने औपचारिक रूप से गोरखियाली का अंत कर दिया। इस संधि के तहत नेपाल को अपने जीते हुए बहुत बड़े इलाके, जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल भी शामिल थे, अंग्रेजों को सौंपने पड़े। तो इस संधि के बाद उत्तराखंड का राजनीतिक नक्शा कैसे बना? ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। कुमाऊं पर तो सीधे अंग्रेजों का शासन हो गया, वो ब्रिटिश कुमाऊं कहलाया। गढ़वाल का बंटवारा हो गया। बंटवारा? हाँ, गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह युद्ध का हर्जाना नहीं चुका पाए, तो अंग्रेजों ने अलकनंदा नदी के पूरब का हिस्सा अपने पास रख लिया। ये ब्रिटिश गढ़वाल बना। और राजा को क्या मिला? राजा को सिर्फ नदी के पश्चिम का इलाका यानी टिहरी और उत्तरकाशी वापस मिला, जो टिहरी रियासत कहलाई। इस तरह एक ही संस्कृति और भाषा वाला क्षेत्र दो अलग-अलग प्रशासनों में बंट गया। एक बात जो स्रोतों में बहुत गहराई से उभर कर आती है, वो है स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया। जब गोरखा सैनिक हार कर वापस नेपाल जा रहे थे, तब क्या हुआ? ये बहुत मार्मिक है। ये गोरखाली के प्रति लोगों के मन में दबे हुए गुस्से का सबसे विस्फोटक सबूत है। अच्छा। जब हारी हुई गोरखा फौज वापस जा रही थी, तो स्थानीय लोगों ने खासकर गढ़वाल में उन पर हमला कर दिया। कई सैनिकों को घेर कर मार डाला गया। ये कोई संगठित हमला नहीं था? नहीं, ये 25 साल से जमा हो रहे दर्द, अपमान और गुस्से का एक अचानक फूटा हुआ ज्वालामुखी था। ये न्याय की मांग नहीं थी, ये सिर्फ बदला था। हाँ, ये एक त्वरित और क्रूर प्रतिशोध था, जो हमें बताता है कि लोगों के जहन पर जुल्म के जख्म कितने गहरे थे। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो क्या कह सकते हैं? गोरखियाली सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह उत्तराखंड के लोक स्मृति में, उनकी कहानियों में, उनकी भाषा में अंकित एक सामूहिक पीड़ा का प्रतीक है। ये एक ऐसे दौर की याद है जहां शासन का हर हिस्सा, प्रशासन, टैक्स, न्याय सिर्फ और सिर्फ शोषण और आतंक फैलाने के लिए बनाया गया था। इसने न केवल लोगों को आर्थिक और शारीरिक रूप से तोड़ा, बल्कि उनकी सामाजिक संरचना और उनके आत्मसम्मान को भी नष्ट कर दिया। और ये इस बात का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे एक दमनकारी शासन की विरासत सदियों तक एक क्षेत्र की संस्कृति का हिस्सा बनी रह सकती है। गोरखियाली शब्द आज भी उस आतंक की याद दिलाता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। जिस सुगौली संधि ने इस 25 साल के गोरखियाली आतंक का अंत किया, उसी संधि की एक पंक्ति ने भारत और नेपाल के बीच काली नदी को सीमा बना दिया। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। वही एक पंक्ति जो उस वक्त एक समाधान थी, आज भी दोनों देशों के बीच काला पानी जैसे सीमा विवादों की जड़ बनी हुई है। कभी-कभी इतिहास में एक समस्या का समाधान भविष्य के लिए एक नई और शायद उससे भी ज्यादा उलझी हुई चुनौती कैसे पैदा कर देता है।